तो हेलो क्लास, आज हम लोधी वंश पढ़ने वाले हैं। 1451 में से लेके 1526 तक इसका कार्यकाल रहा है, जिसमें बेलो लोधी ने इसकी स्थापना करी है। और इसके अंतर्गत हम 3 शासकों को पढ़ेंगे, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और बेलो लोधी, जो कि बेलो लोधी के ही पुत्र हैं, सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के पुत्र हैं इब्राहिम लोधी। जो बेलो लोधी है, इससे पहले सैयद वंश जो था वो चल रहा था, पर उसके जो अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, वो बहुत ही डरपोक शासक थे। तो वही डरते हुए उन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति थी वो बहलोल लोधी को दान में दे दी थी। उसी के बाद से ही बहलोल लोधी ने लोधी वंश की नींव रखी थी। तो इसी नींव को रखते हुए हम आगे चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं लोधी वंश को। इसका कार्यकाल 1451 से 1526 तक है। संस्थापक है इसके बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक यही पॉइंट पढ़ना है कि राज सिंहासन पर ना बैठकर ये दरबारियों के साथ बैठते थे। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा कौन सा शासक रहा है जो कि अपने ही दरबारियों के साथ बैठता था, राज सिंहासन पर ना बैठकर। तो आप इसमें बहलोल लोधी लगाएंगे। इसमें एक तरीके से और भी इस क्वेश्चन को ही घुमा के पूछते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जो कि अपने दरबारियों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। तो बात वही है, एक घुमा कर ना किस तरह से पढ़ लो या उधर से पकड़ लो, एक ही बात है। तो ये दोनों लाइन जो है वो घुमा फिर के पूछी जाती हैं बहलोल लोधी में से। बस एक यही पॉइंट आपको पढ़ना है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। आगे हम इसके जो पुत्र हैं वो सिकंदर लोधी जो है इनकी जगह पर शासन करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इनका नाम सिकंदर है, तो नाम की तरह के काम भी हैं, जनता के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। लोधी वंश जो है वो सर्वश्रेष्ठ शासक रहे हैं। सिकंदर लोधी जो है वो लोधी वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक रहे हैं। इनका जो वास्तविक नाम है वो निज़ाम खां है। इन्हीं के शासनकाल में वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था। जैसे कि आपको पता भी है, क्वेश्चन आते भी इस तरह से हैं कि वास्को डी गामा मतलब कि किसने जो है वो भारत की खोज करी। तो उसमें आंसर क्या लगाएंगे हम? वास्को डी गामा लगाएंगे। वैसे वास्को डी गामा मतलब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि भारत की खोज करी। भारत कोई पहले से पानी के अंदर डूबा तो था नहीं कि जो वास्को डी गामा आए और उन्होंने एकदम से निकाले खोज कर दी। बट ये कहा जाता है, मतलब अमेरिका की नज़रों में ये पहली खोज है या भारत को पहली बार देखा गया है, तो हम कह सकते हैं। बट खोज जिसे कहना तो क्या ही मैं कहूँ, गलत ही होगा। बाकी एक क्वेश्चन हाँ ऐसा ये भी आता है कि अमेरिका की खोज किसने करी। तो अमेरिका के बारे में अगर पूछा जाए तो उसकी खोज जो है वो कोलंबस ने करी। आई थिंक ये भी बहुत पुराने पॉइंट हो गए, अब तो ये पता ही होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं। तो 1504 में सिकंदराबाद की स्थापना करी थी सिकंदर लोधी ने अपने ही नाम पर। तो ऐसा इसलिए भी इन्हें किया कि एक मिनट, एक पॉइंट पहले इसको क्लियर करते हैं चलो, कि सिकंदराबाद जो है वो वर्तमान में आगरा कहलाता है। जो पहले इन्होंने जिस सिकंदराबाद की खोज करी थी वो वर्तमान में क्या कहलाता है? आगरा कहलाता है। तो दिल्ली में जब ये रहते थे तो वहाँ पर क्या था, राजपूतों का अटैक होता रहता था, ठीक है। तो दिल्ली क्योंकि राजधानी थी तो वहीं पर राजपूतों के ज़्यादा आक्रमण होते थे। तो इसीलिए एक किला होता है तो दिल्ली से बाहर आगरा में, तो वहाँ से ये आगरा के ताजमहल में, जो कि अब ताजमहल बन गया पर उस टाइम था नहीं, तो वहाँ तक के लिए एक सुरंग खुदवाते हैं ताकि ये राजपूतों का अटैक हो तो आना जाना इनका जो है वो ईजी हो पाए। तो इस तरह से ये खुद ही जो अब तो गुफा वो बंद भी हो चुकी है, तो इसीलिए ये जो है वहाँ पे एक शहर की भी अपनी स्थापना करते हैं अपने ही नाम पर बेसिकली। तो अपनी ही सुरक्षा के लिए इनने ये सारी चीज़ें करी हैं। अभी इस पॉइंट के अंदर ज़्यादा नहीं घुसते हैं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलो आगे चलते हैं। 1506 में राजधानी जो है नो दिल्ली से बदलकर अपनी आगरा कर दी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में जो है क्योंकि वो राजधानी तो उसमें राजपूतों के ज़्यादा अटैक होते थे, तो और फिर राजधानी जो है पंजाब और ये साइड से जो है जैसे हमारा ये जो दिल्ली रहा और इधर रहा हमारा आगरा, तो इस साइड से जो है वो सारे इनके अपोजिशन वाले ही थे, दुश्मन थे जिससे ये घिरे रहते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि जो राजधानी है वो उधर आगरा में लेके आते हैं, इससे ईजी पड़ जाएगा हमारे लिए शासन करना भी, ठीक है। तो हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इन्हें अपनी राजधानी चेंज करी थी। उसके बाद आते हैं कि गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखते थे। मतलब कि जैसे हम कोई भी कवि है वो अपनी कोई कविता लिखेगा तो कविता लिखने के बाद वो नीचे अपना नाम डालता है। तो सिकंदर लोधी अपने नाम सिकंदर लोधी की जगह गुलरुखी, अपना गुलरुख भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो गुलरुखी नाम से जो है ये अपनी कविताएं लिखते थे। अपना नाम जो है या मैं कहूँ उनका अन्य नाम जो है वो गुलरुख भी लिख के आता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, तो पैमाना बनाया था इनने गजे सिकंदरी। तो इसमें एक गज में 30 इंच थे, 30 इंच थे और 32 जो हैं वो पैमाने थे। मतलब एक पैमाने के अंदर 32 जो खांचे होते हैं वो 32 खांचे हुआ करते थे।
तो ये इनके पॉइंट हो गए। बाकी इसमें 2 पॉइंट और बचते हैं हमारे कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो गले की बीमारी से हुई है, और आगरा में चूँकि इन्होंने मरते वक्त अपनी जो राजधानी थी वो आगरा बनाई थी, तो इनको जो दफनाया भी गया था इनकी इच्छा के अनुसार ही आगरा में ही इनको दफना दिया गया था। अगले आते हैं इनके पुत्र इब्राहिम लोदी। तो जितने ही ज़्यादा श्रेष्ठ योग्य जो हमारे क्या नाम है इनका, सिकंदर लोदी थे, उतने ही ज़्यादा जिसको कहते हैं कि बिल्कुल लीचड़ शासक रहे हैं ये इब्राहिम लोदी। इनने कुछ नहीं करा, हालांकि कहने को ये इतने श्रेष्ठ शासक के पुत्र थे, लेकिन इन्होंने सच में कुछ नहीं करा। जो इनके पिता की, सिकंदर लोदी की जो की गई योजनाएं थी, चलाई गई योजनाएं थी, जो कार्यक्रम इन्होंने चलाए थे, बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा था, इन्होंने उसको भी हटा दिया। जो जो इनके पिता के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई गई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये हटाओ सब, मैं अपने सिरे से एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करूँगा। और उसके बाद भी इनने कुछ ऐसा कुछ शुरू नहीं करा। जो जो इनने करा वो सब क्या हो गया, फ्लॉप हो गया एक तरीके से। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अयोग्य राजा भी कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये क्योंकि ये अयोग्य थे तो लोदी वंश के अंतिम शासक भी रहे इनके कर्मकांडों की वजह से। कैसे, क्योंकि देखो बाबर इनके सामने आ गया। अब देखो बाबर कैसे आया, पहली बात तो ये एक बहुत लंबी कहानी है। वैसे तो मैं आपको नहीं समझाती, सीधा ये बता देती हूँ कि इब्राहिम लोदी इनके अंतिम शासक रहे, और यहीं पर जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाता है इनकी मृत्यु के साथ ही। लेकिन आपको इंटरेस्ट आए, चीज़ें पता चलें कि कैसे हुई हैं, ठीक है, ताकि हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बना रहा है। जैसे कि ये लोग बोलते हैं कि बोरिंग है बोरिंग है बोरिंग है, तो वो ना रहे। तो इसीलिए मैं आपको डीप में बताऊंगी कि उस टाइम हुआ क्या था, कि कैसे बाबर से जो है वो इब्राहिम लोदी हार गए। क्योंकि हारना नहीं चाहिए, बाबर हमारे देश का नहीं था, तुर्की था, बाहर से आया था। और सोचो, बाहर से आके किसी को घर में हरा गया, बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी तब जब इब्राहिम लोदी की जो सैनिक थे वो कुछ 1 लाख थे। ठीक है, 1 लाख सैनिक थे इनके पास, और इनके पास क्या था, सिर्फ 12,000 सैनिक थे। तो इतनी कम संख्या के सैनिक को लेके आकर भी हरा देना बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसे हुआ ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आगे। पहले तो ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं। 1519 में बाबर का पहला आक्रमण हुआ सिंध पर। तो सिंध पर जो है इन्होंने उस टाइम क्या था कि जब ये राजा थे उस टाइम, देखो बाबर का कोई मूड नहीं था कि वो भारत जैसे विशाल राज्य, विशाल देश पर आए, अपना जो है शासन करे। उसका सिर्फ बाबर का एक ही मोटिव था कि वो आए, यहाँ चूँकि सोने की चिड़िया था, ये लूटपाट करे और चले जाए, बस इसका इतना ही मोटिव था, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहता था। लेकिन जैसे आपको पता ही है कि दिल्ली के जो है शासन उस टाइम इब्राहिम लोदी के पास था, तो इसकी जो आसपास के एरिया के जो राजा थे, ठीक है, आसपास के तो थे ही, साथ साथ इससे घर के जो लोग थे वो भी यही चाहते थे कि जो ये सत्ता है वो उन्हें मिल जाए और इब्राहिम लोदी को कैसे न कैसे हटाया जाए। क्योंकि इसके आसपास के जो शासक थे उनके पास क्या थी, बहुत ही कम सेना थी, और इसके पास सेना अधिक थी, तो इससे कोई हरा नहीं पा रहा था। इब्राहिम लोदी तो बेकार का राजा था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ही ताकतवर थी, शक्तिशाली सेना थी, तो इस वजह से कोई हरा नहीं पा रहा था। तो जो इसके आसपास के राज्य के लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो कैसे ना कैसे इब्राहिम लोदी हार जाए, और जो दिल्ली जो शासक है वो बाकी राज्यों के जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं उन्हें मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, देखो कहाँ से नींव रखी गई है, कहाँ क्या हुआ है, वो सब मैं चीज़ आपको बताती हूँ। पहले तो ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि जो ये सिंध का आक्रमण था, तो इसमें पहली बार तोप गोले का प्रयोग हुआ। तो तोप गोले प्रयोग हुए कहाँ से, तुर्क से लेके आया अपने देश के, इंडिया के बाहर से कोई आदमी आता है, तोप गोले यूज़ करता है और लूट पाट करके चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे भारत के लोगों को पता चल चुका था कहीं ना कहीं, आसपास के लोगों को, कि तोप गोले नाम की कोई चीज़ होती है। अब आगे आते हैं, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार किस आक्रमण में जो है बाबर ने तोप गोले का प्रयोग किया था। तो इस तरह से इसका आंसर आपको याद रखना है। देखो ये एक मैप के थ्रू आप इसको वैसे इजीली समझ सकते हो, बट मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। देखो ये मान लो दिल्ली रहा, ये रहा हमारा आगरा, ठीक है, इधर यूपी की साइड का। अब इधर कौन थे, हमारे राजस्थान है, तो इधर कौन है, हमारे मेवाड़ के राजा थे, कौन, राणा सांगा। ये रहा, राणा सांगा का नाम भी आता है, संग्राम सिंह जो है इनका मूल नाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थान में थे। साथ ही साथ दिल्ली में, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी थे वो तो आगरा में रहते थे, ठीक है, दिल्ली में उन्होंने बिठा रखा था किसको, अपने चाचा को, जिनका नाम था आलम खान लोदी। ठीक है, ये भी क्या चाहते थे, ये भी यही चाहते थे कि कैसे ना कैसे इब्राहिम लोदी है वो मर जाए और उसकी जो संपत्ति है दिल्ली पर जो है वो आलम खान लोदी का आधिपत्य हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया दिल्ली में, और उसके बाद पंजाब रहा हमारा इधर, और पंजाब में कौन हो गया, दौलत खान लोदी। इसमें भी ये कौन है, सारे के सारे ये लोदी ही हैं, और ये सारे के सारे कौन है, इब्राहिम लोदी के ही दुश्मन हैं। तो ये सब क्या प्लानिंग करते हैं, इधर कौन हो गया राजस्थान, इधर हो गया पंजाब,
और इधर हो गया दिल्ली, ठीक है। अब ये तीनों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इधर कौन है? इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन मान लो आप, ये इंडिया, इधर ये इंडिया का पोर्शन रहा। अब क्या करता है बाबर, इधर से आता है, सिंध में अपना आक्रमण करता है, तो गोले चलाता है, लौट के वापस चला जाता है। लेकिन जो ये वाले पोर्शन के तीनों लोग रह गए, इनको क्या आइडिया लगता है, इन्हें पता चलता है कि इसके पास तोप गोले नाम की कोई चीज़ है, ठीक है। तो इससे क्या कर सकता है, ये कैसे ना कैसे करके इब्राहिम लोदी को हरा सकता है। तो ये बाबर को ज़बरदस्ती बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं उसको कि हमारे यहाँ आओ, ठीक है, यहाँ लूटपाट करो, इब्राहिम लोदी को हराओ। तो बाबर का पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी उसका मूड नहीं था कि वो भारत जैसे देश पर आए, विशाल देश पर आए और आक्रमण करे और शासन करे। उसका सिर्फ मोटिव था चोरी लूटपाट करना, चले जाना। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अपने ही लोग जब गद्दार होते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो अपने ही लोगों ने क्या करा है, उनको आमंत्रण दिया बाबर को, उनको बोला कि हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, अपनी अपनी सेनाएं देंगे, तुम आओ, अपनी कुछ तोप गोले लेके, कुछ टुकड़ी लेके, अपने सैनिक लेके आओ, हम तुम्हें कुछ सेनाएं देंगे अपनी, और इब्राहिम लोदी से जाकर तुम लड़ाई करना अपनी, ठीक है। तो फिर ये बाबर तैयार हो गया कि उसने बोला ठीक है हम यही करेंगे। उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद सेम टू सेम चीज़ करता है बाबर। आता है तुर्क से अपना सारा तोप गोले लेके, 12,000 सैनिक लेके, और लेकिन वो मूड बना के क्या आता है, बाबर भी चेंज हो जाता है। वो मूड बना के आता है, वो सोचता है कि वो मूड बना के आता है कि वो अब सिर्फ क्या नहीं करेगा, अब वो इतनी दूर से आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो वो सिर्फ लूटपाट नहीं करेगा, वो दिल्ली पर शासन भी करेगा। और इस बात का पता कैसे चल जाता है, इन तीनों लोगों को पता चल जाता है, सॉरी इसको नहीं, इन तीनों लोग को पता चल जाता है, राणा सांगा, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। अब चूंकि ये भी चाहते थे कि हम दिल्ली पर राज करें, है ना, अब दिल्ली पर कोई और आ रहा है तो ये ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे, तो क्या करते हैं, ये उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं, ठीक है। पर ये पलटते कब है, जब ये बाबर आ चुका था अंदर, सोचो एंटर कर चुका था। इसको मैं थोड़ा साफ करके बना दे चुकी, बहुत ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा रहा दिल्ली, ठीक है, ये हमारा आगरा, इधर कौन है हमारा राजस्थान, ओके, इधर हमारा पंजाब, ओके, ठीक है। अब ये हमारा इंडिया। अब बाबर आ चुका है यहाँ पे अपने सैनिक लेके, सोचो 12,000 सैनिक लेके आ चुका है। अब इन लोगों ने तो मना कर दिया, क्योंकि इन्हें नीयत पता चल गई बाबर की कि वो क्या करने की सोच रहा है, ठीक है। तो इन लोगों ने मना कर दिया। तो अब क्या हुआ, बाबर को गुस्सा आया, उसने कहा कि मैं इतनी सारी टुकड़ी लेके अपने 12,000 सैनिकों, क्योंकि वो तो इतने सारे लोगों को लेके आया, तो उनका खाना पीना कुछ लेके नहीं आया था, तो खाना भी खत्म हो रहा था धीरे धीरे, तो अब बेचारा वो आके फंस गया यहाँ पे। तो उसने कहा कि इन लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, हालांकि धोखा तो दोनों साइड से था, ठीक है। लेकिन फिर उसने क्या कहा कि इन लोगों ने मेरे को धोखा दिया, तो मैं इनसे बदला ज़रूर लूँगा। पर उसने एक प्लानिंग बना रखी थी अपने दिमाग में कि अब अपने सैनिकों को तैयार करना है, खूब उन्हें मोटिवेट कर देना है, क्योंकि अब ये बीच में आ चुका है, अब वो वापस जा नहीं सकता, फंस चुका है वो एक तरीके से। अब उसको क्या करना है, या तो सिर्फ आर या पार, या तो इब्राहिम लोदी का हटा दो, उसकी जगह खुद राजा बन जाओ, करोड़ों की तुम्हारे पास संपत्ति आ जाएगी, या फिर वही राजस्थान के सूखे जंगलों में अपना खाओ पियो, मतलब वही रेत है ना, रेत खाओ, गर्मी खाओ पियो और यहीं बर्बाद हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो इसने अपने सैनिकों के अंदर पूरा फुल जोश भर दिया था, तो मैं अब तुम्हें आर होना है या पार होना है, या तो मरना है या जीत जाना है, ठीक है। तो क्या करा इसने, एक प्लानिंग करी थी, ठीक है। मैं आपको इधर समझाती हूँ इसने क्या करा। इसने, क्योंकि बाबर आपको पता ही है कि 11 साल की उम्र में ही वो राजा बन चुका था, तो होशियार तो बंदा था ही बहुत, ओके। तो इसी वजह से इतने सारे इसने युद्ध भी जीते, आगे आप बहुत सारे युद्ध देखोगे। तो इसने एक ऐसी एरिया पर, इसने एक ऐसी जगह पर युद्ध रखा जहाँ पर इसने क्या करा, एक साइड थी यमुना नदी, क्योंकि इसको पता था कि मेरे पास सिर्फ 12,000 सैनिक हैं और इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक है, तो उन्हें हराना मुश्किल है। भले मेरे पास तोप हैं, पर फिर भी उन्हें हराना क्या है, मुश्किल है, अगर मैंने एक सही रणनीति का प्रयोग नहीं करा। तो उसके पास दिमाग था ही, उसने वही अपना दिमाग चलाया। उसने क्या करा, एक ऐसा रास्ता लिया, ये बीच में अपना रोड हो गई, ठीक है। उसने क्या करा, एक साइड यमुना नदी थी और एक साइड क्या करा, इसने यहाँ पर खाई खुदवा दी, ठीक है। और बीच में लग गया अपना, इस तरफ इसने सैनिकों के मुंह खड़े कर दिए, मतलब इस साइड को उनका फेस खड़ा करा, और बीच बीच में क्या, ठीक है, ये उनके सैनिकों को मुंह गए, और बीच में क्या, तोपें लगा दी। अब तोपों के सामने कुछ एरिया तक, क्योंकि कोई खड़ा नहीं सकता, तो उस वहाँ का एरिया खाली कर दिया, साइड में सैनिक खड़े कर दिए, फिर तोपें लगा दी, फिर यहाँ साइड में सैनिक खड़े कर दिए, फिर तोपें लगा दी, फिर है ना, सैनिक खड़े कर दिए, फिर तोपें लगा दी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी एक पूरा पैटर्न अपना सेना का बिछाया इस रास्ते पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद ये सैनिक है, ओके। अब इस तरह से इसके 12,000 सैनिक तैयार हो गए। अब इधर से आपको पता है
कौन आ रही, किसकी सेना आ रही होगी, इब्राहिम लोदी की सेना आ रही होगी, क्योंकि उसने युद्ध का निमंत्रण दे दिया था। तो इधर से 1 लाख सैनिक उसके आ रहे थे इब्राहिम लोदी के। ठीक है, अब चूंकि रात हो चुकी थी तो इन लोगों, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम एक रूल हुआ करता था कि कोई भी जो राजा है वो रात में युद्ध नहीं करेगा, तो सब लोग सो गए अपना। इधर क्या कर रहा था ये बाबर, अपनी पूरी तैयारी कर रहा था, इसको तो सोना नहीं है क्योंकि इसको तो मरना है या फिर जीतना है, या है ना। तो इसने क्या कर रहा था, ये रात भर गड्ढे खुदवा रहा था, इधर पत्तियाँ वत्तियाँ बिछवा दी इसने, पूरा अपना कवर्ड करवा दिया एरिया, ताकि पता ना चले किसी को खाए खुदी हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ, सुबह के 4:30 बजते हैं, 4:32 होते हैं। और क्या करता है ये, क्योंकि ये रूल था कि किसी भी राजा को अंधेरे के समय, रात के समय युद्ध नहीं करना है, लेकिन ये क्या करता है, उस रूल को तोड़ता है। ठीक है, तो इस तोड़ने को भी एक विधि होती है वहाँ तुर्कों में, क्योंकि तुर्क वाले के लोगों के लिए कुछ ऐसा मायने नहीं करता कि आपको इस टाइम ये रूल फॉलो करना है, ये रूल नहीं, उनके लिए बस मारना है और जीतना है, तो कैसे भी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके आपको जीतना होता है। तो इसने वही नीति अपनाई। इस नीति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये इतना सारा चीज़ें बता रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रही आपको कहानी, इसमें सिर्फ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसने क्या करा, सुबह 4:30 बजे वही अपना युद्ध शुरू कर दिया, यहाँ से तोप गोले चलाने इसने शुरू कर दिए। ठीक है, अब आप सोचो कि इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख लोग, उसमें कितने सारे जानवर, घोड़े होंगे, हाथी होंगे, जिन लोगों ने कभी तोप गोले की इतनी तेज़ आवाज़ कभी ज़िंदगी में सुनी नहीं। और सुबह 4:30 बजे सोचो आप लोग, कोई सो रहा है और एकदम से तोप गोले आके गिरने लग जाए, तो वहाँ पर क्या हालत होगी, एकदम से हलचल मच गई, भगदड़ मच गई थी वहाँ। जो वहाँ के जो घोड़े थे, जो जानवर थे, वो सारे भाग रहे थे इधर से उधर, और भगदड़ मची। हुआ क्या, वही हुआ, रात का समय था, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, तो आधे तो इधर भाग गए यमुना नदी की तरफ, तो आधे तो इधर मर गए, यमुना नदी है, और आधे किधर चले गए, इधर चले गए, जो खाई में गिरते गए, क्योंकि पता नहीं था उधर खाई है। तो इस तरह से इसने आधे से ज़्यादा सैनिक तो उसके वैसे मर गए, और जो बचे कुछ वो इसने तोप गोले से अपने निपटा दिए। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली अपना दिमाग लगाकर कैसे 1 लाख लोगों को सिर्फ अपने 12,000 लोगों से इसने जीता। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखो क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि तोप सजाने की जो विधि थी कि सैनिक खड़े करे, उसके बाद तोप लगाई, फिर आगे स्पेस छोड़ा, फिर सैनिक खड़े करे, फिर सैनिक खड़े, इस तरह की जो एक पूरी एक है ना व्यू रचना जिसे कहते हैं, वो जो पूरी रचना थी वो उस अच्छा, ये तोप सजाने की जो विधि थी, इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को उस्मानी रूमानी विधि कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है CHS के एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी इसकी तोपों को संभालने के लिए 2 महान तोपची थे इसकी सेना के अंतर्गत, उसके भी नाम पूछे जा चुके हैं, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। ठीक है, ये 2 महान तोपची हो गए। और जो मैंने आपको एक और नीति बताई थी कि मतलब कि रात को एक रूल हुआ करता था कि रात को कोई भी राजा जो है वो युद्ध नहीं करेगा, पर इसने सारे रूल्स को तोड़ा है, और उसके बाद इसने सामदान दंड का भेद का यूज़ करके कैसे ना कैसे इसने जीता। तो इसकी जो नीति कहलाई है ना, ये सारे रूल्स को तोड़ने की नीति, तो ये जो है वो तुगलमा युद्ध नीति कहलाई। और इस तरीके से 2 इसने नीतियों का यूज़ करा, एक तो तुगलमा युद्ध नीति अपने युद्ध में, और एक उस्मानी रूमानी विधि। तो ये 2 विधियाँ पूछी जाती हैं बस, और इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। बाकी मैंने इसके तोपची के नाम बता दिए आपको, और मुगल वंश का जो संस्थापक इस तरह से क्या करता है, इसको हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर। और ये जो युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, पहली बात ये सुन लो, कहीं ये तो भूल ही जाओ कि युद्ध चल क्या रहा है, पानीपत के एरिया में हुआ था, इसीलिए इसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। आगे और भी युद्ध आएंगे इसके, उसमें भी बाबर ही जीतता है। ठीक है, तो पानीपत में चूंकि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई है, तो अगर इसका मृत्यु का मकबरा पूछा जाए तो इसका मकबरा भी कहाँ ही है, पानीपत में ही है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आई थिंक अब मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं है, बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको। ये तीनों इसके जो आसपास के पड़ोस के सूबेदार थे जिन्होंने इसकी हेल्प करने से मना कर दी थी, इनसे भी आगे चल के ये बदला लेगा, वो आगे की क्लासेस में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ठीक है हो गया, अभी इतना ख़त्म करते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं आई थिंक। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक रखते हैं, बाकी पढ़ते रहो, मौज करते रहो, खुश रहो। थैंक यू।